अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ का इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर क्लाइमेट देखने जा रहे हैं, जो कि इसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ का एक सिलसिला है। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले समझ लें कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। समझ में आता है आपको? मौसम दोनों ही मौसम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वेदर भी और क्लाइमेट भी। वेदर का मतलब आज का कैसा मौसम रहा, आज का मौसम कैसा रहा। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम वेदर की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल इस इलाके में किस तरह का मौसम होता है, जब हम ये बात करते हैं तो हम क्लाइमेट की बात करते हैं। तो आप कहिए कि क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं तो हम शॉर्ट टर्म डे टू डे की बात कर रहे हैं। वेदर जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है, आज कुछ है कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, आज बारिश हो गई, आज सर्दी हो गई, कल गर्मी हो जाएगी। लेकिन क्लाइमेट का मतलब है कि ओवरऑल पूरे साल में क्या रहता है, कितनी सर्दियाँ आती हैं, कितनी गर्मियाँ आती हैं, ये लॉन्गर रन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को क्लाइमेटिक जोन्स में 4 जोन्स में बांटा गया है, जो कि बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है। अगर मैं आपसे ही पूछूं ना किताब बंद करके कि आपके हिसाब से पाकिस्तान में आबो हवा के एतबार से कौन कौन से जोन्स होंगे, कौन कौन से इलाके मुख्तलिफ आबो हवा रखते होंगे, तो क्या नॉर्दर्न पहाड़ों के ऊपर जो आबो हवा होगी वो वैसी ही होगी जैसी कि पंजाब के मैदानी इलाकों की होगी? आपके ख्याल से ऐसा होगा? क्या पंजाब के मैदानी इलाकों की जैसी आबो हवा है वो वैसी ही है जैसे कराची के साहिल की आबो हवा है? फ़र्क है ना, महसूस होता है फ़र्क है। तो पाकिस्तान का मैप ही अगर आप देख लें तो उस मैप में ही जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, तो आपको 4 क्लाइमेटिक जोन आराम से मिल जाते हैं। नंबर 1 हाईलैंड्स, वो तमाम इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ बर्फबारी होती है, जहाँ ठंड पड़ती है। ठीक है, तो वो तो पूरा हमारा सिलसिला है ना, काराकोरम है, हिमालयाज़ है, आपका वो हिंदू कश है, इसका पूरा सिलसिला है। हाईलैंड की एक ख़ास एक जैसी क्लाइमेट है, एक जैसा मौसम है उनका, सारे हाईलैंड्स को मिला लें तो कमोबेश। फिर एक हम कहते हैं कोस्टल, बिल्कुल नीचे आ जाए। हाईलैंड बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में चले गए थे, कोस्टल में आ जाए तो बिल्कुल नीचे आ जाए, यानी साहिली इलाके। साहिली इलाकों का कमोबेश एक जैसा होता है, वो दुनिया भर में ही ऐसा है। दुनिया भर में साहिली इलाकों का कमोबेश एक जैसा मौसम होता है। साहिल का मौसम उसके आसपास के इलाकों से इसलिए मुख्तलिफ होता है कि मौसम का बहुत बड़ा जो डे टू डे मौसम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है हवा का चलना। हवा के चलने से मौसम के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हवा चलना बंद हो जाए तो गर्मी हो जाएगी, हवा चलने लगे तो गर्मी ख़त्म हो जाएगी। हवा फलाने इलाके से चलने लगे तो ठंड आ जाएगी। सुना आपने साइबेरिया की हवाएं चल रही हैं जी, तो ठंड आ गई। हवा किसी और इलाके से चलने लगे तो गर्मी आ जाएगी। तो हवा के चलने से मौसम के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी दुनिया में मौसम के ऊपर हवा के चलने का बहुत इम्पैक्ट है, और हवा चलती है 2-3 फैक्टर्स की वजह से। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है गर्मी। गर्मी का ज़्यादा होना या गर्मी का ना होना, इन दो चीज़ों की वजह से हवा के चलने में बहुत हवा को हेल्प मिलती है। गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है। बात समझ आ रही है? तो जो लैंड है ना, जहाँ सिर्फ लैंड है, वहाँ पे हवा को एक जैसा बिहेवियर मिलता है। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ बॉर्डर पे यहाँ लैंड है और यहाँ वाटर है, यहाँ लैंड है और यहाँ वाटर है, यहाँ पे हवा को थोड़ा मुख्तलिफ सा एक डिफरेंट सा बिहेव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब सुबह सुबह धूप पड़ती है तो ज़मीन भी गर्म होती है और पानी भी गर्म होता है। लेकिन ज़मीन पहले गर्म हो जाती है, पानी थोड़ी देर से गर्म होता है, क्योंकि पानी रात भर में ठंडा रहा होता है ना, ठंडा पानी होता है, पानी पे धूप पड़ती है, पानी देर से गर्म होता है, ज़मीन पहले गर्म हो जाती है। जब ज़मीन पहले गर्म हो जाती है तो जो हवा ज़मीन को टच कर रही होती है वो जल्दी जल्दी ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, इसी वजह से हवा चलती है। जब ये हवा नीचे से ऊपर उठेगी तो इसको फिल करने के लिए समंदर के पास से हवाएं चलेंगी, इसको गैप को फिल करेंगी, सी ब्रीज। ठीक है, समंदर की हवाएं चलेंगी, तो सारा दिन समंदर की हवाएं टूवर्ड्स लैंड चलेंगी। अब गर्मी ख़त्म हो गई, धूप चली गई। ठीक है, तो अब क्या होगा? लैंड
ठंडी हो जाएगी, पानी में अब तक जो सारा दिन धूप पड़ी थी उसकी वजह से पानी अभी थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, तो अब यहाँ से हवा ऊपर उठेगी और वापस ट्रेवल शुरू हो जाएगा, एयर का इधर से उधर। तो जो समंदर के किनारे के बिल्कुल इलाके हैं उनकी जो जो हवा की मूवमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल से अलग होती है। बाकी सारे इलाकों में हवा ऐसे रोज सुबह इधर जाएगी शाम को इधर जाएगी, सुबह इधर जाएगी शाम को इधर जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए समंदर के किनारे जो इलाके होते हैं वहाँ पे उमूमन घुटन नहीं होती, सिवाय इसके कि समंदर के तरफ से कोई तूफान आ रहा हो तो वो हवा को अपने ऐसे काबू में कर ले कि ना हवा इधर जा पा रही हो ना इधर जा पा रही हो। समंदर की तरफ से जब कोई तूफान आ रहा होता है तो फिर वो हवा को हिलने नहीं देता इधर से उधर। इसकी वजह से कराची में भी आपको घुटन कभी कभी महसूस होती है। कब महसूस होती है? अब सुनने में आता है जी समंदर की तरफ से कोई तूफान आ रहा है, तो वो उसी वक्त होता है कि जब आपको टेम्परेचर्स एकदम से ज़्यादा महसूस होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हवा नहीं हिल रही अपनी जगह से, तो सारा का सारा ऐसे ही है जैसे गर्मियों में एक बंद कमरे के अंदर 20-25 लोगों को बिठा दें तो स्मेल आने लगेगी हवा में से, आपको सांस लेने में मुश्किल होने लगेगी। दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें तो ठीक हो जाएगा। बहरहाल तो बताने का मकसद ये था कि जो कोस्ट होती है, साहिली इलाके होते हैं, उनकी आबो हवा अलग ही होती है। दुनिया भर में सब जगह ही ऐसा है। हाईलैंड्स की अलग ही होती है, यहाँ भी ऐसा ही है अलग। एक हमने नाम दिया तीसरा लो लैंड्स का। लो लैंड्स का क्या मतलब हुआ? जो तमाम इलाके मैदानी इलाके इनको हम कहते हैं, ठीक है, हम इनको कहते हैं मैदानी इलाके। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें ऑलमोस्ट पूरा पंजाब और सिंध आ जाएगा, सिवाय उन इलाकों के जो जो कि पंजाब और सिंध में सहराई इलाके हैं। तो नॉर्मल मैदानी इलाके जिनके पास से दरिया गुजर रहे हैं उन सबको लोलैंड हमने कह दिया एक साथ। चौथा जो एरिया हमने लिखा है वो लिखा है एरिड जोन या एरिड क्लाइमेट। तो हाईलैंड क्लाइमेट, लोलैंड क्लाइमेट, कोस्टल क्लाइमेट और एरिड क्लाइमेट। एरिड क्या होती है? जो खुश्क होती है, जहाँ बारिश नहीं होती, गर्म होती है। तो ये सहराई निस्बतन इलाकों की क्लाइमेट होगी। मैं आपको ज़रा जल्दी से मैप दिखा देता हूँ। देखें जी, इस इमेज में आप देख सकते हैं इन्होंने हाईलैंड, लोलैंड, कोस्टल और एरिड को डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए ए इज़ हाईलैंड, नज़र आ रहा है आपको? ए कहाँ से कहाँ तक है, पूरा नॉर्थ ए हो गया। और ये भी जो पहाड़ हैं ये भी ऊंचे ही हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं। तो जो ऊंचे पहाड़ हैं उनका वैसा ही सा इम्पैक्ट है, सर्दी ज़्यादा होती है। कूल टू कोल्ड विंटर, माइल्ड टू वार्म समर्स, विंटर में रेनफॉल होती है। एक खास एक जैसा बिहेवियर है इनका। फिर जो हाईलैंड बलूचिस्तान के हैं और जो हाईलैंड नॉर्दर्न एरियाज के हैं इनमें थोड़ा सा फर्क है। हाईलैंड इन बलूचिस्तान वालों में रेनफॉल विंटर में होती है। हाईलैंड इन नॉर्दर्न एरियाज में रेनफॉल इन ऑल सीजन्स होती है। ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में। अच्छा, इसको अब डिटेल में देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं नामों से ही आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली लो लैंड देखिए, मैंने कहा था मोस्ट ऑफ पंजाब और मोस्ट ऑफ सिंध जो है, जहां जहां रिवर इंडस फ्लो कर रहा है ना उसके आसपास करीब करीब के इलाके तकरीबन लो लैंड, मैदानी इलाके जो हमारे हैं जहां हम फसलें उगाते हैं। और कोस्टल आपको देख सकते हैं, कोस्टल का मतलब सी, समंदर के साथ साथ जो इलाका है पूरा कोस्टल है। कराची भी ले लें, गवादर भी ले लें, बीच में जो कुछ आया सब कुछ ले लें, ठीक है। और एरिड जो है वो डी है, जहाँ सहराई इलाका है। देखें सिंध का सहराई इलाका देख रहे हैं, डी कहाँ नज़र आ रहा है हमें? कोने में बिल्कुल, जो सिंध के कोने पे डी, ये सहरा है, सहरा चल रहा है, पंजाब तक एंटर हो रहा है सहरा इलाका। कुछ हमारा खारान का डेजर्ट जो डी ऊपर आ रहा है बलूचिस्तान में, वो भी हमारा सहराई इलाका है, एरिड। तो एरिड हैज़ हॉट समर्स, एक्सट्रीमली खुश्क माहौल, ठीक है। तो यूँ हम 4 क्लाइमेटिक जोन में पाकिस्तान को बांटते हैं। पहले मैं डिटेल में जाने से पहले आपको समझा दूं अगेन कि चैप्टर जब आपको एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको याद दिलाता जाऊंगा कि एग्ज़ाम किस तरह से आता है। एग्ज़ाम ये बता रहा होता है कि आपको ये पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से क्लाइमेट जोन है,
और हर क्लाइमेट जोन में क्या फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स से इंसानों पे क्या असर पड़ता है, असल जो हर वक्त आपको नज़र रखनी है ना। तो कोर्स आपको इधर डायरेक्ट करना चाहता है कि जो भी हम बातें आपसे कर रहे हैं, इन बातों का इंसानों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या असर पड़ता है, कोस्ट पे रहने वाले कैसी ज़िंदगी गुजारते होंगे, उनके मशागिल क्या होते होंगे, उनकी मुख्तलिफ क्लाइमेट की मुश्किलें क्या होती होंगी, क्या आसानियाँ उनको मिलती होंगी, क्या फ़ायदे होंगे इस क्लाइमेट में रहने के, हाईलैंड क्लाइमेट में रहने वालों के क्या फ़ायदे होंगे, उनको क्या नुकसानात होंगे, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते होंगे डे टू डे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हल करते होंगे। ये है ज्योग्राफी का बुनियादी सवाल कि जब आपको पता चलता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, तो साथ में आपसे पूछा जाता है फिर इस ज्योग्राफी की वजह से इंसानों को क्या मसाइल हैं और इस ज्योग्राफी से इंसानों को क्या फ़ायदे हैं और इस ज्योग्राफी के मसलों को इंसानों ने कैसे हल किया और इनके फ़ायदों के से ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे उठाए। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हमने ये पढ़ा कि हाउ डज द वर्ल्ड लुक लाइक, हाउ डज द वर्ल्ड बिहेव इन क्लाइमेटिक जोन्स एंड ऑल अदर जोन्स, देन हाउ डज इट अफेक्ट ह्यूमंस। मेरी बात समझ आ रही है? तो ज्योग्राफी का पूरा उन्माद यही है कि दुनिया कैसी है और जैसी दुनिया है उससे इंसानों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है और इंसान कैसे इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और दुनिया को कम से कम नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने ही फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो क्लाइमेटिक जोन को बड़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, बड़े नाम, ये नाम वो नाम, लेकिन आखिरकार ये नाम आपको पेपर में लिखने नहीं हो रहे होंगे। अक्सर चीज़ें ऐसी होंगी जो हाईली टेक्निकल भी होंगी ना, अगर तो पेपर में नहीं लिखनी होंगी। आप पेपर में आपको बताना होगा कि जी एरिड जोन के जो लोग हैं वो इस तरह के मसाइल का शिकार रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका उन्होंने ये हल निकाला है और जी कारेज और फलानी चीज़ मुख्तलिफ हमने उस पर जो बात करेंगे वो आप देखिएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बाज़ बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है कि इतनी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, तो वो डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज सिर्फ एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन के लिए, आगे आपको सिर्फ उसकी जिस्ट एब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने चारों क्लाइमेटिक जोन्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जी हाईलैंड क्लाइमेट। हाईलैंड क्लाइमेट किसे कहते हैं? हाईलैंड क्लाइमेट का मतलब है माउंटेन्स होंगे। बहुत शॉर्टली हम बात करते हैं, माउंटेन्स होंगे हाईलैंड में। हाईलैंड का मतलब है 2000 से ऊपर नॉर्थ में और 1000 से ऊपर 2000 मीटर प्लस नॉर्थ में और 1000 मीटर्स प्लस वेस्ट में जो माउंटेन्स हैं उनको हम हाईलैंड कहते हैं। अच्छा जी, रेनफॉल कैसी होगी हाईलैंड के अंदर? तो नॉर्दर्न हाईलैंड के अंदर जैसे मैंने बताया ऑल ईयर रेनफॉल है। आप लोग गए ना, अभी आप तो गई है ना, गर्मियों में गई थी? कहाँ गई थी? नारायण कागान? रास्ता बंद हो गया था? हो गया था, तो गर्मियों में रास्ता बंद हो गया था। सर्दियों में जाके देखें, सर्दियों में क्या होता है, रास्ता बंद हो जाता है। क्यों? गर्मियों में भी बारिश होती है, सर्दियों में भी बारिश होती है। बारिश क्या, बर्फबारी। ठीक है, अभी शुरू हो गई है बर्फबारी, कालाम में इधर उधर जगहों पे बर्फबारी शुरू हो गई आज की दोबारा। तो नॉर्दर्न जो हाईलैंड्स हैं इसमें ईयर लॉन्ग रेनफॉल है। थोड़ा सा फर्क है, वेस्टर्न जो हाईलैंड्स हैं उसमें ईयर लॉन्ग रेनफॉल नहीं है। क्यों नहीं है ईयर लॉन्ग रेनफॉल? उसकी वजह यह है कि जो पहाड़ होते हैं ना बहुत ऊंचे वाले, जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। देखिए मैंने एक पहाड़ी सिलसिला बनाया और ये मैंने बनाई है हमारी कराची। ये कराची है, ये बलूचिस्तान है और ये नॉर्दर्न एरियाज है। यहाँ से आगे तो समंदर है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बादल कलेक्ट होते हैं ना, तो वो जब बहुत हाई माउंटेन्स होते हैं उनसे आगे नहीं निकल पाते। हाई माउंटेन्स बादलों को रोक लेते हैं, उनके आगे निकलने को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से जब भी बादल बिलाखिरकार फॉर्म होके इस तरफ मूव करते हैं तो बिलाखिरकार यहाँ पे तो ज़रूर ही बरसते हैं। इसलिए गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, हाईलैंड में तो ज़रूर ही बरसते हैं। जो मिड रेंज माउंटेन्स है ना, जो बहुत ऊंचे नहीं है, वो हमेशा बादलों को नहीं ट्रैप कर पाते।
इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बरसें। दूसरा मसला ये है कि ये वाले जो पहाड़ हैं इनके आसपास एवापोरेशंस के बहुत सारे ज़रिए हैं, पानी हवा में बार बार शामिल होने के ज़रिए हैं। वो क्या है कि बिल्कुल ही जस्ट करीब ही वो पंजाब के प्लेन्स हैं इनके पास, है ना। पंजाब का जो प्लेन इलाका है, ये देखें, यहाँ से हवा में नमी बहुत शामिल होती है हवा के अंदर, तो वो नमी जो है बादल बन के यहाँ तक जाती है, फिर पहाड़ों से टकरा के बरस पड़ती है। इन बेचारों के साथ मसला ये है कि यहाँ पे ना साहिल है, करीब में साहिल भी दूर है, और ना जरखेज बहुत ज़्यादा सब्ज इलाका है, और हवा यहाँ से चलती है इनकी, और ये भी बंजर इलाका है पूरा। बलोचिस्तान से अपना अफगानिस्तान में भी काफ़ी सख्त पहाड़ी सिलसिला है। इसकी वजह से गर्मियों में तो यहाँ पे जो हवा है वो खुश्क रहती है, सर्दियों में फिर भी किसी हद तक कंडेंसेशन होती है जिसकी वजह से बर्फबारी होती है, रेनफॉल होता है। गर्मियों में कम बारिश होती है। इन 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 हालांकि है हाईलैंड, सर्दी वर्दी वैसी ही है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा है, गर्मियों में गर्मी कम है, लेकिन बरसात के मामले में ये ज़्यादा खुशकिस्मत रहे हैं बनिस्बत इसके। ठीक है, बात समझ आ रही है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में, हाईलैंड्स में ज़्यादा बारिश होती है, और वेस्टर्न माउंटेन्स में, हाईलैंड में कम बारिश होती है, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि अच्छा, नॉर्थ में भी बाज माउंटेन्स पे बारिश कम होती है, और ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको कहते हैं क्लाउड शैडो या रेन शैडो। ये क्या होता है? वेस्ट नॉर्थ में पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, ये एक एक पहाड़ जो है ना वो पूरे पूरे शहरों से बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बादल इधर से आ रहे हैं, आप जरा इसमें देखिएगा, बादल इधर से आ रहे हैं, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ये पहाड़ी सिलसिला है, बादल इधर से आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर नहीं निकल पा रहे, तो बारिश कहाँ होगी? यहाँ होगी, और यहाँ कभी नहीं होगी, और इसकी वादी में भी कभी नहीं होगी। हमेशा यहाँ होगी, इसकी वादी में होगी, यहीं से दरिया बह के इधर निकल जाएगा। ये हालांकि उसी पहाड़ के पिछले साइड पे है, लेकिन इस पर बारिश नहीं होगी। इसको कहते हैं रेन शैडो। रेन शैडो क्यों? क्योंकि बारिश यहाँ रुक जाएगी, बादल इससे आगे नहीं जा पा रहे, इसी पहाड़ की वजह से इसकी बैक साइड पे बारिश नहीं हो रही। बाकायदा आपको यहाँ दरख्त 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 नजर आएंगे, यहाँ पे खाली नजर आएगा। एक ही पहाड़ का सामने और पीछे बाकायदा फर्क लगेगा आपको देखने में। तो जो वादियाँ इस जगह मौजूद हैं, इस पहाड़ के साए तले जो हवा की आड़ आ रही है, इन वादियों में भी इनके यहाँ पे आबशार बह रहे हैं, यहाँ पे आबशार बह रहे हैं। ये वादी बंजर पड़ी है, ऐसी बंजर पड़ी है कि नॉर्दर्न एरियाज में सहरा मौजूद है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे इन पहाड़ी इलाकों में और भी जगहों पे, पाकिस्तान में भी है कि स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच में डेजर्ट मौजूद है। तो जो चित्राल और गिलगित है, इसके बीच में कुछ इलाके ऐसे आते हैं जहाँ पे बाकायदा वाइट डेजर्ट मौजूद है। वाइट एक बड़ा ही खूबसूरत सीन है, बहुत ब्यूटीफुल सीन है। बारिश ही नहीं होती, बारिश ही नहीं होती है। बारिश नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता जो सैंड होती है वो डिकम्पोज होते होते बारीक बारीक जर्रे 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 रह जाते हैं। नॉर्मली मिट्टी क्या होती है? चिकनी सी होती है ना, चिपक चिपक होती है, उसमें पानी पड़ता रहता है, मिट्टी एक दूसरे से चिपकती रहती है। लेकिन जब पानी साल हा साल गुजरते चले जाएं, दहाइयाँ गुजर जाएं और पानी ना पड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जो है भुरभुरी होके बिल्कुल जैसे रेत हो जाती है। सहरा की रेत तो आपको समझ में आ रही है ना बात में? तो सहरा जैसी रेत है, और लेकिन वाइट सैंड है, और कहाँ है? पहाड़ों के बीच में। तो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में एक डेजर्ट है जो सर्दियों में सर्द हो रहा होता है। उसके आस पास, उसके चारों तरफ जो जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल है वहाँ ज़बरदस्त दरख्त मौजूद हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे इसको जाने का सीज़न है अक्टूबर, जबकि इसके आसपास सारे जो जंगल हैं उन पे आ जाता है ऑरेंज कलर का रंग, जब वो ख़िज़ां आती है फॉल के सीज़न में। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंज़र पेश करता है। वापस जाते हैं, तो हाईलैंड में, नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिश है, सिवाय 2-4 जगहों पे जहाँ पे ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं रेन शेडो से। ठीक है, तो उसमें चित्राल एक जगह है। ठीक है, अच्छा, तो हाईलैंड क्लाइमेट में क्या हमने देखा? इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, और समर में बहुत गर्म होता होगा हाईलैंड? नहीं, समर में गर्म नहीं होता, समर में भी माइल्ड रहता है। ठीक है, तो मौसम की अगर बात करें तो हाईलैंड के मौसम कैसा है? विंटर में कोल्ड है, और
समर में माइल्ड है। टेम्परेचर्स की बात भी कर सकते हैं, ये एक चार्ट वार्ट बने हुए हैं, ये चार्ट्स को आप देख लीजिएगा, मैं इसको याद नहीं करवा रहा आपको, बस जहन में होना चाहिए कि किस तरह के जोन में किस तरह का टेम्परेचर होता है। तो हाईलैंड के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपको मिल जाएगा, कोई माइनस से शुरू होता है सर्दियों में, और गर्मियों में बहुत से बहुत करीब करीब 15 से 20 के अराउंड रहता है। ठीक है। और लो लैंड क्लाइमेट की बात करें, मैदानी इलाके, पंजाब, सिंध, ये वो इलाके जहाँ फसलें उगाते हैं हम लोग, तो उनका एक कंसिस्टेंट सा बिहेवियर है, एक जैसा सा उनका एनवायरनमेंट है। कैसा? सर्दियों में सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। तो अगर मैं सीज़न की बात करूं यानी टेम्परेचर की बात करूं लो लैंड की, तो लो लैंड में विंटर्स आर कूल टू माइल्ड, कूल और कूल से माइल्ड के बीच में होते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम कूल नहीं होते, एक्सट्रीम कूल होते हैं नॉर्दर्न एरिया से, कूल टू माइल्ड रहते हैं। और गर्मियाँ कैसी होती हैं, समर्स कैसे होते हैं? समर्स आर हॉट टू माइल्ड, हॉट टू मॉडरेट। अच्छा, आपको गर्मियों में गर्मी लगती है? गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है। कुछ इलाके ऐसे हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वो इलाके भी, जैसे मैंने कहा ना, नॉर्दर्न एरियाज में सारा साल बारिश होती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ रेन शेडो बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से समर में मॉडरेट रहना चाहिए इन इलाकों में टेम्परेचर, जो हमारा मेन लैंड है ना, ये जो हमारा लो लैंड है। लेकिन लो लैंड के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है। उसकी वजह उनका ख़ास तरह से ज्योग्राफी है उनकी, उस एक स्पेसिफिक इलाके की, दो स्पेसिफिक इलाके ऐसे हैं कि उनकी हवा ट्रैप हो जाती है किसी वजह से, इधर से और इधर से आने वाली हवाएं दोनों मिलकर उसको ट्रैप कर देती हैं, हवा यहाँ की निकल नहीं पाती बाहर। उनमें से जैकबाबाद एक मशहूर जगह। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, विंटर और समर की बात हो गई। और रेनफॉल का क्या है यहाँ पे? मैदानी इलाकों में रेनफॉल कैसे होती है? जो 2 दफ़ा होती है, एक तो आपका मानसून से होती है और दूसरा वेस्टर्न डिप्रेशन से होती है। जो आपकी प्लेन्स हैं, जो आपकी लो लैंड्स हैं, इसमें ऊपर वाले एरियाज पे डबल क्लाइमेट का मज़ा है। डबल क्लाइमेट का क्या मज़ा है? एक है मानसून की हवाएं, वही समंदर की हवाएं जो चलती हैं ना, समंदर की हवाएं जो हैं वो बारिश का बायस बनती हैं, खास तौर पे उस सीज़न में जिस सीज़न में गर्मी बहुत ज़्यादा हो। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो एकदम से बहुत ज़्यादा हवा इस तरफ चलेगी, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा हवा इस तरफ चलेगी। बात समझ आती है? तो ये जब इन इलाकों की कोस्टल एरियाज की हवा चलती है समंदर की तरफ, तो अकेली हवा कोस्टल से थोड़ी आएगी, बाकी हवा इसको कहाँ से फिल करेंगे? अगर ये पूरा ग्लास है, यहाँ से पानी खाली हो रहा है, तो वो पानी मजीद कहाँ से आएगा? पीछे से ही आएगा ना। तो वो हवा जो कोस्टल इलाके से समंदर की तरफ आगे बढ़ रही है, वो यहाँ से खिंच खिंच के आ रही है। ठीक है। और आपको ये फनल पता होनी चाहिए कि ट्रैप है, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, तो इसलिए ये ऐसे सी एक फनल सी बनती है जिसमें से हवा खिंच के निकलती है। तो एक तो ये मानसून को एंजॉय करते हैं ये इलाके ऊपर वाले, अभी ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ कि मानसून की रीच यहाँ तक है। और जब गर्मियों में हवा चढ़ती है ऊपर, मानसून की हवा ऊपर चढ़ती है, तो भी ये यहाँ तक जाती है, पंजाब तक घुसती है हवा, मानसून की हवा घुसती है। तो पंजाब के इलाके मानसून को एंजॉय करते हैं, मानसून का फ़ायदा उठाते हैं। और साथ में एक और फ़ायदा उठाते हैं कि जब यहाँ से हवाएं घुसती हैं तो भी इनको फ़ायदा होता है। तो इसलिए इस अपर वाले एरिया में 2 दफ़ा बारिश होती है, 2 दफ़ा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं बारिश की। एक मानसून की वजह से ये लोग वेट होते हैं, दूसरा ये वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होते हैं। वेस्टर्न डिप्रेशन क्या है इसको मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये समझ लें कि इस जगह के क्लाइमेट जो अपर एरियाज ऑफ द इंडस प्लेन है,
वो थोड़े से निस्बतन ज़्यादा वेट हैं, ज़्यादा वहाँ बारिश होती है बनिस्बत लोअर प्लेन्स के। और आप ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे शहर में कितनी बारिश होती है, बहुत कम होती है। ऐसे ही है ना, कम ही कभी कभी बारिश होती है। हालांकि वैसे दुनिया के ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में बहुत बारिश होती है, लेकिन हमारे कोस्टल एरिया में बारिश कम होती है। एक स्पेशल किस्म की हमारी क्लाइमेटिक जोन है कि कोस्टल भी है और बारिश भी कम होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारा जो प्लेन्स हैं, इसमें जब आप नीचे आ जाते हैं तो ये वेस्टर्न बारिशें होना बंद हो जाती हैं। तो नीचे वाले एरिया में, लो लैंड में, फिर वो बारिश कम होने की वजह से गर्मियों का तनासुब बढ़ जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे जो बात कही थी कि नॉर्मली हमारे इंडस प्लेन्स के पास क्या है, लो लैंड्स में, कि समर हॉट टू मॉडरेट हैं। तो जो हॉटर समर्स हैं वो कहाँ हैं? वो नीचे वाले इलाकों में हॉटर हैं, ऊपर वाले इलाकों में निस्बतन कम हॉट है। ठीक है, तो और रेनफॉल मैंने कहा मॉनसून और वेस्टर्न डिप्रेशन दोनों मिलेंगी ऊपर वाले एरिया में, और नीचे वाले एरिया में कौन सी रेनफॉल मिलेगी? ज़्यादातर मॉनसून की रेनफॉल मिलेगी। ठीक है जी, तो हमने देखा हाईलैंड क्लाइमेट, हमने देखा लोलैंड क्लाइमेट, हमने देखा कोस्टल क्लाइमेट। एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। मैंने समझाया वैसे तो आपको कि कोस्टल क्लाइमेट जो है वो हमारा कराची से लेकर और मकरानपुरी कोस्ट है, कराची टू मकरान कोस्ट, गवादर वगैरह, पसनी, उर्मारा, पूरा जो पूरा एक हमारा साहिल है। और सी ब्रीज जो है वो डोमिनेट करती है यहाँ के क्लाइमेट को, यानी सी ब्रीज की वजह से क्लाइमेट पूरा साल कमोबेश बहुत ज़्यादा बिफरने नहीं पाता, यकसा रहता है क्लाइमेट। वही मसला है, सूरज निकलेगा हवा इधर चलेगी, सूरज गुरूब होगा हवा इधर चलेगी। ये जो हवा की का झूला है ना, ये हवा का झूला सारा साल मौसम को मोतदिल रखता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हमारे टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द पाकिस्तान है, तो बहुत सारी हवाएं जो वेस्ट से आके बारिश बरसाती हैं पाकिस्तान के बाकी हिस्सों पे, वो यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो नॉर्मल दूसरे मुल्कों के कोस्ट के मुकाबले में दिस इज़ ड्रायर। हमारी कोस्ट थोड़ी ड्राई कोस्ट है। दूसरे मुल्कों में बहुत से ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ कोस्टल एरिया है और वहाँ पूरा साल सिर्फ बारिश ही होती रहती है। जैसे अगर आप कभी मलेशिया जाएं, तो मलेशिया में जो कोस्टल एरिया है, आपको समंदर सामने नज़र आ रहा है, थोड़ी सी देर में आपको लगेगा कुछ गर्मी सी हो रही है, ज़रा कुछ कुछ घुटन सी हो रही है, और फिर आप ऊपर देखेंगे तो बारिश ही हो रही है। तब इतनी फ्रीक्वेंट बारिश है कि ज़रा सी घुटन होती है, बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, क्योंकि वो उनका जो जो जोग्राफी है वो इस तरह की है कि कोस्टल एरिया के अंदर क्लाउड जल्दी एसिमिलेट हो जाते हैं। हमारा कोस्टल एरिया थोड़ा डिफरेंट है, ड्रायर कोस्टल एरिया। तो ऑल्दो सारा साल निस्बतन कमोबेश एक जैसी हमारी क्लाइमेट रहती है इस कोस्टल एरिया की, कमोबेश। ज़ाहिर है सर्दियों में थोड़ी सी ठंडी होगी, गर्मियों में थोड़ी सी गर्म होगी, लेकिन नॉर्मल कोस्टल के मुकाबले में हमारी कोस्टल गर्मी में थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होती है। हमारे मुकाबले में दूसरे जो कोस्ट हैं दुनिया में, दूसरे जो साहिली इलाके हैं, वहाँ गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी हमारे साहिल पे निस्बतन गर्मियों में गर्मी हो जाती है, उसकी खुश्क होने की वजह से। हालांकि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन रेनफॉल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो कुछ हम पढ़ लेते हैं इनका, इन्होंने क्या बोला है। मैंने जो कहा वो तो मैंने समझाया आपको कि टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट रहता है। सर्दियों में भी बहुत ठंड नहीं होती, गर्मियों में बहुत गर्मी नहीं होती। हाँ, कुछ इलाकों में गर्मी में गर्मी हो जाती है रेनफॉल ना होने की वजह से। सारा साल कमोबेश सी ब्रीज चलती रहती है जो डोमिनेट करती है क्लाइमेट के ऊपर। और रेनफॉल मैंने बताया मानसून में ही होती है ज़्यादातर, मानसून के अलावा बहुत कम होता है। सर्दियों में बहुत हल्की फुल्की सी बारिश कभी कभी होती है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने क्लाइमेट बता दिया कोस्टल एरिया का, और उसके रीज़न भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ये क्या फरमा रहे हैं चैप्टर वाले। Influence of sea is felt mainly through the prevailing winds. ये पूरी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दी। ह्यूमिडिटी लेवल इज मॉडरेटली हाई, एक्सीडिंग मोर देन 50% फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल से सितंबर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जनरली मंथली टेम्परेचर जो है वो 32 है। 32 इज़ अ वेरी प्लेजेंट टेम्परेचर दुनिया भर में। यहाँ पे आप आराम से ज़िंदा रह सकते हैं, ना सर्दी से मरेंगे ना गर्मी से मरेंगे। एवरेज टेम्परेचर 32 अगर है तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है। दुनिया भर से लोग चाहते हैं कि ऐसे टेम्परेचर में ज़िंदगी गुजारें।
सर्दी पसंद तो आती है इंसान को, लेकिन जब आप एक दफ़ा जाए ना ऐसे सर्द इलाके में जहाँ हर वक्त सर्दी रहती है, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सर्दी जो है मौत है। मतलब आपके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आप इसकी तफसीलात जो है ना उनसे पूछें। आपकी सहेली गई ना, कहाँ गई हैं? स्कॉटलैंड गई हैं अभी। तो उनसे पूछिएगा कि सर्दी में कितना मज़ा आ रहा है, बर्फबारी हो रही है, जीना कैसा है। और अगर ये सोचो कि किसी महीने गैस ना आए तुम्हारे घर में, तो फिर तुम लोग जिंदा कैसे रहोगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नॉर्दर्न एरियाज में खास तौर पे जो यूरोपियन एरियाज हैं वहाँ पे गैस ना हो, फ्यूल ना हो, तो वहाँ पे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी? हाँ जी, अभी जो जंग चल रही है यूक्रेन के साथ रशिया की, रशिया मेन सप्लायर है यूरोप को गैस का, तो उसकी वजह से गैस की सप्लाई थोड़ी कम हुई, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ। प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। मतलब समझ लें कि वो एक ऐसा इलाका था जहाँ 100 लोग होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि गैस अवेलेबल हो गई, जलाने के लिए बहुत चीज़ें मिल गई, तो वो 100 के बजाय 10,000 लोग पैदा हो गए, मतलब लोग ज़्यादा हो गए। अब अगर वापस वहाँ गैस खत्म हो गई तो ये लोग अननेचुरली सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे। इतनी ठंड में वहाँ पे इंसानों का रुकना जो है वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वहाँ आर्टिफिशियली आपने दुनिया भर से गैस जमा कर ली। अब वो दुनिया भर से जो गैस आ रही है, अगर वो आना बंद हो जाएगी तो यहाँ पे नेचुरली इंसान इतने नहीं रह सकते थे, तो ये फंस जाएंगे। खैर, तो वापस आते हैं। तो हमारे जो क्लाइमेट है ना, बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेट है। अगर हम इसमें पोल्यूशन ना फैलाएं ना, अगर इसको तमीज़ से इस्तेमाल करें, तो दुनिया भर के लिए आइडियल क्लाइमेट है। अगर हम अपने यहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, तो दुनिया भर से लोग भाग भाग के कहेंगे कि यार इनके मुल्क में जाके रहते हैं। आप देखते हैं दुबई में कितने लोग जाके दुनिया भर से रहते हैं। हालांकि दुबई की क्लाइमेट अच्छी नहीं है, बहुत गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके बावजूद वो वहाँ रहते हैं। तो अगर पाकिस्तान का पीसफुल इन्वायरमेंट हो, पाकिस्तान में पॉजिटिव वाइब्स हो, लोगों को आके अच्छा लगता हो, तो पाकिस्तान में सिर्फ मौसम की वजह से ही लोग आके रहना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो हॉटेस्ट मंथ है मई, जून और अक्टूबर है। आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो रहा है। आपको पता है ना, ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो हॉटेस्ट मंथ और कोल्डेस्ट मंथ हमारे पूरे मुल्क की सब जगह के चेंज हो रहे हैं। सारा साल बारिश कोस्टल एरिया में कम होती है। ज़्यादातर बारिश कब होती है? मानसून में होती है। मानसून कौन से महीने में आता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हैं। ठीक है जी। आखिरी जो हमारा क्लाइमेटिक जोन है, एरिड क्लाइमेटिक जोन है। एरिड, खुश्क, कहाँ कहाँ की है? गरम और खुश्क। तो एक तो गरम और खुश्क है आपका पूरा का पूरा डेजर्ट। तो ये डेजर्ट आपका कहाँ है? सिंध में जो डेजर्ट है, और दूसरा आपका बलूचिस्तान में जो डेजर्ट है। मैप दोबारा देख लेंगे अगर, तो ये जो डी लिखा हुआ है, दिस इज सर्दियों में कैसी सर्दी होती है यहाँ पे एरिड में। तो जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्या क्या डिफाइन करेंगे? सर्दियों में कैसी सर्दी है, गर्मियों में कैसी गर्मी है, बारिश कैसी होती है, बस क्लाइमेट डिफाइन हो गई। तो सर्दियों में कैसी सर्दी होती है? माइल्ड सर्दी होती है। अच्छा, आप जाएंगे तो आपको बहुत लगेगी, क्योंकि आप कराची के रहने वाले हैं ना, आप कहीं भी जाएंगे आपको सर्दी लगेगी। तो लेकिन वहाँ दुनिया के हिसाब से कंपेयर करें तो इतनी सर्दी नहीं है। रातें थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, लेकिन जनरली सर्दियों में माइल्ड सर्दी होती है, माइल्ड विंटर। माइनस में टेम्परेचर नहीं रहते, -11, -20, -30। और लेकिन गर्मियों में हॉट समर्स हैं, क्योंकि जाहिर है रेत है, रेत के अंदर जो है वो जल्दी गर्मी जज्ब होती है, तो आपको जो है वो बहुत गर्म हो जाती है रेत। इसीलिए सब गर्मियों में भी रेत रात में ठंडी होती है, क्योंकि वो गर्मी निकाल भी जल्दी देती है, एब्जॉर्ब रहती नहीं है उसमें। तो जब रात होती है तो सब गर्मियों की रात को जो है वो सर्दी लगने लगती है आपको, इतनी ठंड हो जाती है। तो बड़ा बड़ा अनइवन सा वेदर है। दिन में बहुत गर्मी, रात में अच्छी खासी ठंड। और रेनफॉल कैसी है? रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पे? रेनफॉल नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, रेनफॉल कभी हो जाए तो मतलब बड़ी बात होती है, वेरी वेरी स्कैंटी। तो बहुत दफ़ा पानी यहाँ पे कहीं और से पहुँचाया जाता है। अच्छा, ये हमने सीखा, लेकिन पाकिस्तान में, यहाँ पे हम आज अपना जो टॉपिक है इसको क्लोज करेंगे। पाकिस्तान में ये हमने सीखा,
वापस मैप पे आते हैं कि ये जैसे ये डी आपको दिख रहा है ना, बहुत ही गंदा कर दिया वैसे तो मैंने इसको। जो डी आपको दिख रहा है ना, ये कलर चेंज कर लूँ शायद फिर आपको साफ। ये जो डी है ये पहले यहाँ तक था, यहाँ भी पूरा डी था। हमने क्या किया, हमने डैम बनाया और डैम से नहरों का पानी यहाँ पहुँचा दिया। बारिश तो नहीं होती, नहरों से पानी यहाँ पहुँचा दिया। नहरों का पानी पहुँचाया, यहाँ पे पता चला कि ज़मीन की जो मिट्टी थी जब गीली हुई तो मिट्टी में बड़ा जरखेज़ी थी, मिनरल तो खूब थे अंदर, फसल उगाने के लिए बड़ी अच्छी थी। वैसे देख रहे हैं तो भुरभुरी बेकार, ये तो सहरा की मिट्टी है, पता नहीं किसी काम की नहीं है। जब यहाँ पानी पहुँचाया तो 2-4 सालों में पता चला ये मिट्टी में मिनरल तो ठीक ठाक थे। तो जब यहाँ फसल उगाई तो बड़ी अच्छी फसल होगी। सहरा के अंदर फसल उगा दी हमने, क्योंकि हमने डैम की मदद से नहरें यहाँ पहुँचा दी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो जो आपका पूरा रहीमिया खान का इलाका है, जो खानपुर का इलाका है, ये सब सहराई इलाका था। यहाँ पे नहरों से पानी पहुँचा है। अच्छा, जब नहरों से पानी पहुँचा और अब इस बात को दिहाइयाँ गुजर गई, आज की बात तो नहीं है, डेकेड्स पहले काम शुरू किया गया था और यहाँ पानी पहुँचा के फसलें उगाई थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो गया, अब यहाँ बारिश भी होती है क्योंकि यहाँ पे फसल है, यहाँ पे वेपोरेशन हो रही है। फसल की वजह से पानी हवा में उड़ता है, पानी हवा में उड़ता है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश अब यहाँ भी होने लगी है। पहले सहराई इलाका था, बारिश नहीं होती थी, हमने नहरों से पानी पहुँचाया, फसल उगाई और 10-20 साल में फिर यहाँ बारिश भी होने लगी। यही काम कहते हैं कि भाई थर में भी करो, तो और कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जाहिर है जिसकी जो प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से कर रहे हैं कि जब नहर यहाँ तक पहुँच सकती थी तो नहर यहाँ तक पहुँचा दो, कहीं ना कहीं तक तो पहुँचाइए। थर में भी जो लोग जिंदा रहते हैं, थर में भी लोग जिंदा है ना, थर में भी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, कुछ ना कुछ पौधे थर में भी उगते हैं, सहरा में भी उगते हैं। तो वो पानी कहाँ से आता है? तो उनके पास तालाब होते हैं, जौहड़ होते हैं, इनको भरा जाता है, कहीं से नहर से पानी खोद के लेके आया जाता है, उसमें पानी छोड़ा जाता है, पानी यहाँ तक आता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उगाते हैं, जानवर पालते हैं, जानवर कुछ ना कुछ चारा खाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसको आप चाहें तो डैम्स बना के एक्सेस पानी को यहाँ पहुँचा के इस सहरा में उगा सकते हैं, इस सहरा को वापस से लाइव बना सकते हैं। यहाँ ज़्यादा आसान है, ये मुश्किल है। ये जो खारान का डेजर्ट है, ये जो बलूचिस्तान का डेजर्ट है, यहाँ पानी पहुँचाना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? दिस इज़ प्लेन लैंड, ये सीधी सीधी ज़मीन है। ये थोड़ा ऊंचाई के डैम बना दें, पानी बहता हुआ खुद ही पहुँच जाएगा यहाँ तक। ये पहाड़ी सा इलाका है, यहाँ वैसे कोई दरिया नहीं गुजर रहा बड़ा सा कि जिससे पानी आप रोकेंगे, पानी रोक के यहाँ तक पहुँचाएंगे। यहाँ पे शहरों में पानी पीना मुश्किल हो गया, पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे इस तरह की इंटरवेंशन करना, क्लाइमेटिक इंटरवेंशन करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत ये थर वाले डेजर्ट के। बात समझ आती है? एक क्लाइमेटिक इंटरवेंशन हो सकती है, वो फिर आप आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना के कर सकते हैं, उसके ऊपर तजर्बात चल रहे हैं। इसी वजह से हमारी क्लाइमेट ज़्यादा चेंज हो रही है। आपको ये बात पता है कि हमारे आसपास कुछ बहुत अमीर मुल्क ऐसे हैं कि जिनको ये कहना है कि भाई हम अपनी आबादी, अपने आवाम के लिए बहुत सारे बादल लाएंगे, हमारे यहाँ सारा साल बारिश नहीं होती, अब हम सारा साल बारिश बरसाएंगे। हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, हम गर्मी का तोड़ निकालेंगे। तो वो क्लाउड सीडिंग करते हैं और हवा में, आसपास की हवा में जो नमी होती है उसको खींच के ले जाते हैं और अपने मुल्क पे बरसा देते हैं। आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनवाते हैं, इसके लिए हवाई जहाज उड़ते हैं हवा में और वो हवा के अंदर ऐसे एलिमेंट्स छोड़ते हैं, इसमें नमक भी शामिल है और केमिकल्स हैं जो कि आसपास की नमी को खींच लेते हैं अपने करीब, और वहाँ बारिश बरस जाती है। लेकिन जब वहाँ बारिश बरस जाएगी तो किसी और जगह की नमी कम हुई होगी। वो कौन सी जगह की नमी कम हुई है? वो हमारे कोस्टल एरिया की। तो हमारे कोस्टल एरिया में बारिश और कम हो गई है और डिफ़िकल्ट हो गई रेन, बल्कि यूँ कह लें कि इम्बैलेंस्ड हो गई है। कभी बिल्कुल नहीं होती और जब होती है तो एकदम से इतनी हो जाती है कि वो फिर संभाले नहीं संभलती। तो एक जगह आप क्लाइमेटिक इंटरवेंशन करते हैं, दूसरी जगह उसकी वजह से कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। लेकिन हमारी वजह से हमें क्या, हमारे मुल्क में थोड़ी हो रहा है, किसी और मुल्क में हो रहा है, यही सब सोचते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लाइमेटिक इंटरवेंशन यहाँ हो सकती है। हाँ, यहाँ पे क्लाउड सीडिंग करके कुछ ना कुछ करके बारिश बरसाई जा सकती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी। लाहौर के अंदर स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी हवा ट्रैप है, ना बहुत गर्मी हो पा रही है ना बहुत सर्दी हो पा रही है, हवा ट्रैप हो गई है। हवा ना वेपोरेट हो रही है, ऊपर उठ रही है, ना नीचे बैठ रही है, और बारिश भी नहीं हो रही।
तो पूरे शहर का धुआं ही धुआं शहर के अंदर ही भरा हुआ है, ना बाहर निकल रहा है, ना हवा से कहीं इधर उधर हिल रहा है, तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। फिर आसपास के जो देहात हैं, ये वो मौसम है जब फसल कटी है, फसल जब कट के एक्स्ट्रा पौधे पड़े होते हैं तो देहात में बड़ा आसान होता है कि उसको आग लगा दें, क्योंकि जब पौधे को आग लगती है तो उसमें से फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं आसानी से और मिट्टी और जरखेज हो जाती है। तो इंक्लिनेशन तमाम किसानों की होती है कि जो इजाफी बेकार पौधे हैं उनको आग लगा के उसकी राख को मिट्टी में मिला दें, उससे मिट्टी जरखेज होगी। लेकिन उस आग लगने से और जो धुआं है वो इस ठहरी हुई हवा में घुस जाता है। यूं कर लें कमरा बंद करके अंदर आग लगा दें तो धुआं ही धुआं। तो ये सूरत हाल लाहौर की है, स्मॉग जिसको कहते हैं, बहुत शदीद। तो इसके लिए अभी पहला तजुर्बा किया था, थोड़ा बहुत कामयाब हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें स्किल्ड नहीं है। कि स्मॉग के मौसम में उन्होंने आर्टिफिशियल रेन के लिए हवाई जहाज़ उड़ाए, हवाई जहाज़ों के थ्रू वो उन्होंने क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश की, जिससे कि बारिश कुछ थोड़ी बहुत हुई थी। तो पहला तजुर्बा था इसमें, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता महारत हासिल कर लेंगे तो फिर हम भी क्लाउड सीडिंग करके स्मॉग का मसला कम अज़ कम हल कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।